नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय साहित्य के उस महारथी की जिन्होंने कहानी कहने का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद की। तो ये है मुंशी प्रेमचंद, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय साहित्य का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। इस क्रांति की शुरुआत होती है एक बड़े ही दिलचस्प ख्याल से। एक ऐसा ख्याल जो सच और झूठ के बारे में हमारी सारी समझ को हिलाकर रख देगा। सोचिए, प्रेमचंद ने कहा कि इतिहास जिसमें सब कुछ सच होता है, फैक्ट्स होते हैं, वो असल में झूठा है, और साहित्य जिसमें सब कुछ कल्पना है, मनगढ़ंत है, वो सच्चा है। सुनने में ये बात थोड़ी थोड़ी उल्टी नहीं लगती है ना? तो फिर सवाल उठता है कि आखिर एक झूठ, एक कल्पना किसी तथ्य से ज्यादा सच्ची कैसे हो सकती है। आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और प्रेमचंद की कहानी कहने की कला के राज को समझते हैं। तो सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। प्रेमचंद की नज़र में सच का असली मतलब था क्या? देखिए, प्रेमचंद के लिए सच का मतलब सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक सूखी सी लिस्ट नहीं था। उनका मानना था कि इतिहास वो तो अक्सर राजाओं महाराजाओं की लड़ाइयों और क्रूर सच्चाइयों से भरा होता है। उसे पढ़कर मन में कोई खुशी नहीं होती, कोई आनंद नहीं मिलता। और प्रेमचंद के लिए जो चीज़ आनंद नहीं दे सकती वो सुंदर नहीं हो सकती, और जो सुंदर नहीं वो सच कैसे हो सकती है। इसके उलट एक कहानी, भले ही वो मनगढ़ंत हो, अगर वो हमें किसी किसान के दर्द को महसूस करा दे या एक माँ की बेबसी का एहसास करा दे और उससे हमें एक गहना भावनात्मक आनंद मिले, तो बस वही असली सत्य है। अब ये समझने के लिए कि प्रेमचंद का ये नज़रिया कितना कितना बड़ा बदलाव था, हमें पहले ये देखना होगा कि उनसे पहले कहानियां कहीं कैसे जाती थीं। प्राचीन भारतीय कथाएं जाहिर है बहुत महान थीं, इसमें कोई शक नहीं। उनका मकसद था आध्यात्मिक रहस्यों को समझाना या कोई नैतिक शिक्षा देना। इन कहानियों में चमत्कार होते थे, असाधारण घटनाएं होती थीं। मतलब कहानी का पूरा जोर इस बात पर था कि आगे क्या होगा, यानी प्लॉट पर। आम इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी भावनाओं की उथल-पुथल, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं था। और ठीक यहीं पर प्रेमचंद वो क्रांतिकारी बदलाव लेकर आते हैं। उन्होंने कहानी का फोकस बाहरी घटनाओं से हटाकर सीधा कैरेक्टर के मन के अंदर, उसकी साइकोलॉजी पर डाल दिया। उनका मकसद अब उपदेश देना नहीं था, बल्कि पढ़ने वाले और कहानी के किरदार के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाना था। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? इसकी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया के दूसरे कोने से आया था। प्रेमचंद को ये महसूस हो रहा था कि भारतीय साहित्य जैसे एक ही ढर्रे पर चल रहा है, एक जगह ठहर सा गया है। वो पुराने नियमों में इतना जकड़ा हुआ था कि 20वीं सदी के भारत की जो नई हकीकतें थीं, जैसे बदलता हुआ समाज, शहरों का बढ़ना, आम आदमी का संघर्ष, इन सबको वो पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसे एक नई हवा, एक नई दिशा की सख्त जरूरत थी। और वो नई दिशा उन्हें मिली टॉल्स्टॉय और चेखव जैसे पश्चिमी लेखकों की किताबों में। उन्होंने देखा कि ये लेखक अपनी कहानियों में बाहरी घटनाओं से ज्यादा इंसानी मन की गहराइयों में उतर रहे थे, और बस इसी चीज ने उन्हें कहानी कहने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखा दिया। तो एक तरफ थी पश्चिम से मिली प्रेरणा और दूसरी तरफ थीं अपनी भारतीय जड़ें। इन दोनों को मिलाकर प्रेमचंद ने अपना एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया, और यहीं पर उनकी असली जीनियस सामने आती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ पश्चिम की नकल नहीं की, बल्कि उन्होंने उस शैली को लिया और उसे भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढाला और कुछ बिल्कुल नया गढ़ा। ये एक ऐसा अनोखा संगम था जो सीधे भारत की जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ था। प्रेमचंद ने खुद कहा कि कला का काम असलियत को कॉपी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा भ्रम पैदा करना है जो असलियत से भी ज्यादा सच्चा लगे। और यही तो कला का जादू है। और इस जादू का जो सीक्रेट था, जो मूल मंत्र था, वो था मनोवैज्ञानिक सत्य। इसका सीधा सा मतलब है कि एक अच्छी कहानी की ताकत किसी अजूबे या चमत्कार में नहीं होती। उसकी ताकत होती है उन सच्ची मानवीय भावनाओं में जिन्हें पढ़कर मन से आवाज आती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो महसूस होता है। तो फिर उनका फॉर्मूला क्या था? सिंपल था। पहला, कहानी की नींव किसी मनोवैज्ञानिक सच पर रखो। दूसरा, ऐसे कैरेक्टर बनाओ जिनमें खामियां हों, जो परफेक्ट ना हो, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई की एक चिंगारी हो। और तीसरा, दिखाओ कि कैसे मुश्किलें, मुसीबतें उन किरदारों की असली ताकत को बाहर लेकर आती हैं। तो ठीक है, कहानी में मनोवैज्ञानिक सच भी हो गया, दिलचस्प किरदार भी हो गए, एक अच्छा थीम भी हो गया।
लेकिन प्रेमचंद के लिए इन सारी तकनीकों का आखिरी मकसद क्या था? वो करना क्या चाहते थे? उनका असल मकसद था एम्पथी पैदा करना, सहानुभूति, एक ऐसा गहरा जुड़ाव कि कहानी पढ़ने वाला ये भूल ही जाए कि वो कोई कहानी पढ़ रहा है और वो किरदार के दुख सुख को अपना बना ले। वो चाहते थे कि हम कहानियों को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि उन्हें जिएं। इसे समझने के लिए उनकी एक कहानी बेटों वाली विधवा का उदाहरण लेते हैं। इसमें एक माँ है, फूलमती, जो पति की मौत के बाद अपने ही बेटों के हाथों बेगानी कर दी जाती है। और जब उसके बेटे उससे कहते हैं कि जो रुपए तुम अपने समझती हो वो तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हो गए, माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है, तो ये सिर्फ फूलमती का अपमान नहीं होता, वो चोट, वो तकलीफ सीधे हमें महसूस होती है। यही तो है मनोवैज्ञानिक सत्य की ताकत। हम उस किरदार की बेबसी, उसके दर्द को इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि पल भर के लिए उसकी लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई बन जाती है। और यही बात हमें प्रेमचंद की सबसे बड़ी विरासत, उनकी सबसे बड़ी देन तक ले आती है। प्रेमचंद ने हमें सिखाया कि एक कहानी की नींव क्या हुआ इस पर नहीं टिकी होती, बल्कि इस पर टिकी होती है कि किरदार ने क्या महसूस किया। बस इसी एक लाइन से उन्होंने कहानी कहने का पूरा सेंटर हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब हम कोई कहानी पढ़ें या कोई फिल्म देखें तो इस सवाल पर सोचना तो बनता है, क्या हम कहानियों में असलियत से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर प्रेमचंद की तरह किसी ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची हकीकत की तलाश कर रहे हैं?